तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपकी बहुत सारे मेल आए जिसमें वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि हम लोग एक क्राइम तक का वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, जल्दी होगा, जिसमें अब आप कहानियाँ सिर्फ देखेंगे सुनेंगे नहीं बल्कि पढ़ेंगे भी। तो उसकी तैयारी चल रही है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जुलाई तक वो वेबसाइट आपके सामने होगा। तो कहानियाँ सुनिए भी, कहानियाँ पढ़िए भी, और जो भी देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरें हैं जो बड़ी बड़ी, हमारी कोशिश यही है कि उन खबरों को आप तक पहुंचाया जाए आम लफ्ज़ों में, आम तरीके से, आम ज़ुबान में, ताकि आप बेहतर समझ सकें। तो बहुत जल्दी उम्मीद है हमें, जुलाई में आपके सामने होगी वो वेबसाइट, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कल आपको एक कहानी सुनाई थी, आगरा की कहानी थी, कैसे एक 23 साल का लड़का जिसको 2 करोड़ रुपए की रैंसम के लिए उसी के दोस्तों ने किडनैप किया और फिर मार डाला, और उसके बाद कोरोना की आड़ में पीपीई किट में अंतिम संस्कार भी कर दिया। क्योंकि किसी को शक नहीं होता, जो कोरोना पेशेंट होते हैं या कोरोना से जो अफेक्टेड है, उनकी लाशों को अगर आप शमशान या कब्रिस्तान ले जाएं तो लोग दूर ही भागते हैं। तो कोरोना की आड़ में एक अजीब चेहरा ये भी देखने को मिला, क्राइम करने का ढंग नया, थोड़ा सा नई सोच, क्रिमिनल माइंड। इत्तेफाक से ऐसी ही एक कहानी जो कोरोना से रिलेटेड है, आगरा से बहुत दूर तिरुपति से आई है। वहाँ पे कोरोना पीपीई किट था। यहाँ पे मामला डेल्टा प्लस वेरिएंट, कोरोना के अलग अलग शक्ल, अलग अलग रूप हम लोग देख रहे हैं, लगातार अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से चिंता भी है, क्योंकि कोरोना की मार तो ख़त्म हो रही है, लेकिन पहले फंगस की बात आई, ब्लैक फंगस, पिंक फंगस, वाइट फंगस, अब अलग अलग वेरिएंट्स की बात आ रही है। उसमें एक डेल्टा वेरिएंट प्लस भी है जो घातक है। तो कैसे एक शातिर दिमाग ने इस डेल्टा वेरिएंट प्लस का इस्तेमाल अपने जुर्म के लिए किया, ये आज की पूरी कहानी है। और इस कहानी की एक ख़ास और अफसोसनाक बात यह है कि एक 18 साल की बच्ची इस पूरे क्राइम की कहानी की विटनेस है, गवाह है। कहानी तिरुपति की है। 23 जून की बात है। 23 जून को तिरुपति के अलीपिरा पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। कोई बताता है कि वहाँ के एक सरकारी अस्पताल जो है रुआ, उसके करीब, उसी के कंपाउंड के करीब एक जली हुई लाश पड़ी है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, जाकर देखती है, लाश लगभग 90% जल चुकी थी। लाश की शिनाख्त मुश्किल थी, बल्कि थी ये भी मुश्किल था कि मरने वाला है या मरने वाली है, यानी मेल है या फीमेल है। इतनी बुरी तरह से लाश जली हुई थी। तो अब पहले तो यही शिनाख्त नहीं हो पा रहा है कि कौन है, तो नाम, चेहरा, अता पता, ये अभी मुश्किल बात थी। खैर, अलीपिरा पुलिस स्टेशन की टीम उस लाश के बचे खुचे हिस्से को उठाती है और उसके बाद उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती, क्योंकि पोस्टमार्टम के लायक कोई चीज़ उसमें बची भी नहीं थी। फॉरेंसिक जांच से ये पता लगाया जाना था कि आखिर पहली तो ये कि जो लाश है वो किसकी है, मेल की है, फीमेल की है। इसके बाद केस आगे बढ़ता। इस दौरान में अब अलीपिरा पुलिस स्टेशन ने दूसरा काम ये किया, उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। तो 2 तरीके थे। एक ये कि जिस जगह पे ये लाश मिली उसके आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसको खंगाल कर शायद कोई सुराग मिले। दूसरा, पूरे तिरुपति में हाल के दिनों में कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट किसी शख्स की, मेल या फीमेल, तो उससे कुछ उस केस के अंजाम तक पहुंचने में मदद मिले। ये दोनों जांच शुरू हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता। इस दौरान में पहली रिपोर्ट आई फॉरेंसिक की। फॉरेंसिक की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो लाश है वो एक महिला की है और उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल रही होगी। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि एक महिला की लाश है। अब पुलिस ने इसी के बिना पर आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन में एक खंगालना शुरू किया कि हाल में कोई महिला गायब हुई है जिसकी उम्र 25 से 30 साल है। इस बीच में तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक पुलिस स्टेशन से खबर मिलती है कि कुछ दिन पहले 27 साल की एक महिला जिसका नाम भुवनेश्वरी है वो गायब हुई, और उसकी मिसिंग रिपोर्ट उसके माँ बाप ने दिखाई है। पुलिस फ़ौरन उसकी डिटेल लेती है। डिटेल लेने के बाद पता चलता है कि भुवनेश्वरी गायब है। उसके बाद उसका अता पता ढूंढा जाता है, तो पता चला कि तिरुपति में वो करीब साल भर पहले ही आई थी। पहले हैदराबाद में रहती थी। उसकी जानकारी फिर जो आई सामने वो ये थी कि वो अच्छे खासे घराने से थी, पढ़ने लिखने में होशियार थी। उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और हैदराबाद की एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी।
उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब वो थी जिस कंपनी में, वहाँ उसकी मुलाकात एक श्रीकांत नाम के शख्स से हुई। वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों में दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है। चूँकि लड़का अच्छा था, लड़की भी ठीक ठाक, दोनों के घर वालों को कोई एतराज़ नहीं। 2019 में दोनों की शादी घर वालों की मर्ज़ी से कर दी जाती है। 2020 तक शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन मार्च के बाद पूरे देश में कोरोना का कहर टूटता है और ये कहर श्रीकांत पे भी गिरता है। उसकी नौकरी चली जाती है, लेकिन भुवनेश्वरी की नौकरी बच जाती है। अब वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। बाकी पूरे जो एक नया हमारा चलन चला आजकल कोरोना की वजह से, तो अब वर्क फ्रॉम होम श्रीकांत की नौकरी जा चुकी, वो बेरोज़गार हो गया। श्रीकांत अपने घर वापस हैदराबाद से तिरुपति आ जाता है। साथ में अपनी पत्नी को भी ले आता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था तो कोई इशू था नहीं। आने के बाद वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है और इस दौरान में श्रीकांत एक ऑनलाइन संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाता है अगेंस्ट करप्शन। लेकिन होता यह है कि करप्शन के नाम पे जिस ऑर्गेनाइजेशन की उसने बुनियाद रखी, वो खुद करप्शन में डूबने लगा। वो लोगों से पैसे ऐंठने लगा। ये बात जब उसकी पत्नी जो पता चला, तो उसने अपने पति को समझाने की कोशिश की कि ये गलत है, तुम पकड़े जाओगे, पुलिस पकड़ सकती है। लेकिन श्रीकांत माना नहीं और इस बीच में दोनों का झगड़ा होने लगा। इस दौरान में दोनों की एक बेटी भी हुई, जिसकी उम्र अब करीब 18 महीने हो चुकी थी। 2019 में शादी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जानकारी मिली और फिर माँ बाप ने बताया कि वो दोनों चूँकि अब वहाँ से हैदराबाद से निकल कर तिरुपति में हैं और वहाँ पे उन्होंने एक अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लिया हुआ, वहीं रहते हैं। तब एड्रेस मिला। इसके बाद पुलिस की टीम उस अपार्टमेंट में पहुँचती है। जब वो अपार्टमेंट में पहुँचती है तो पता चलता है कि श्रीकांत और भुवनेश्वरी का जो घर है, जो फ्लैट, उस पर ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई नहीं है। अब वहाँ से कोई सुराग मिल नहीं रहा। श्रीकांत का मोबाइल हैरत अंगेज़ तौर पर स्विच ऑफ, बंद। अब उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तब पुलिस तय करती है कि क्यों ना इस अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए और पता किया जाए कि आखिर ये दोनों कहाँ हैं। जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपार्टमेंट के खंगाले, अचानक कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिससे सारे केस और कहानी दोनों पलट गई। मैं कोशिश करूंगा कि इस कहानी के दौरान में जब मैं अब आपको आगे जो सुनाऊं, तो इसमें वो सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें भी आपको दिखाऊं। ख़ास तौर पर 3 ऐसे फ्रेम थे और 3 ऐसी तस्वीरें थी जिसने पुलिस को उलझा के रख दिया था। तीनों ही तस्वीरें 23 जून की ही थी, जिस तारीख को शाम को देर जो जली हुई लाश मिली थी। पहले फ्रेम में यह दिख रहा है कि श्रीकांत अपनी 18 महीने की बेटी को गोद में लिया हुआ एक टैक्सी से उतरता है। ये अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीर है। और उसके बाद ड्राइवर आता है और डिक्की से एक लाल रंग का बड़ा सा बैग उतारता है। इसके बाद श्रीकांत उस एक हाथ से उस बैग को पकड़ता है, एक हाथ से अपनी जो बेटी है उसकी गोद में है, और वो अपार्टमेंट के लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। उसके बढ़ने और बैग को खींचने के अंदाज से साफ है कि बैग खाली है, क्योंकि जिस तरीके से वो आसानी से उसको खींच रहा है। इसके बाद वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर चला जाता है। दूसरी तस्वीर इसके कुछ देर के बाद सामने आती है। अपार्टमेंट में अब श्रीकांत अपने घर के दरवाजे को खोलता है और वो बाहर निकल रहा है। इस बार जब वो बाहर निकल रहा है तो उसके हाथ में वही लाल रंग का बैग है, लेकिन दरवाजे से बाहर इस बार उस बैग को खींचने में उसे परेशानी हो रही है। इसे साफ पता चल रहा है कि बैग में कुछ वजनी चीज़ है। अब बैग भारी है, उसमें कुछ सामान भरा हुआ है। बैग को लिफ्ट के पास रोकता है। उसकी बेटी थोड़ी दूर पे है। उसके बाद वो बेटी को फिर से गोद में उठाता है, लिफ्ट में बैग को खींचता है, फिर नीचे उतरता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक, बैग जब पहली बार लेकर आया खाली, थोड़ी देर के बाद उसी बैग को लेकर बेटी के साथ जाता है तो उसमें वज़न है, खींचने में मुश्किल हो रहा है। पुलिस को इस बैग के अंदर की जो चीज़ें थी उसको लेकर शक होता है। अब इसके बाद पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। पुलिस को अब ये पता करना था इस बैग में क्या था और यहाँ से श्रीकांत गया कहाँ। अब तिरुपति पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है। सीसीटीवी फुटेज में एक और एंगल से, एक और कैमरे से इस अपार्टमेंट के बाहर एक टैक्सी दिखाई देती है। उस टैक्सी का नंबर भी दिखता है। अब पुलिस उस टैक्सी के नंबर के ज़रिए उस ड्राइवर को तलाशती है। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद वो ड्राइवर हाथ आ जाता है। अब ड्राइवर से पूछताछ होती है और सारी कहानी सामने आती है। पता चला कि उस ड्राइवर ने
श्रीकांत और उसकी बेटी के साथ साथ उस बैग को अपने साथ अपनी आंखों के सामने उसने देखा और वहाँ से लेकर गया। और इसके बाद ये लोग SVRR एक हॉस्पिटल है जिसको रुआ हॉस्पिटल भी कहते हैं लोकल वहाँ पे, तो इस सरकारी हॉस्पिटल की तरफ वो टैक्सी वाला जाता है और श्रीकांत ने उसे कहा था। उस सरकारी हॉस्पिटल के बाहर जाने के बाद एक जगह सन्नाटे में टैक्सी रोक दी जाती है। इसके बाद श्रीकांत टैक्सी ड्राइवर को भरोसे में लेता और कहता है कि इस बैग में लाश है और इस लाश को ठिकाने लगाना अगर तुम मुझे मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ड्राइवर लालच में आ जाता है, वो तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे गाड़ी से बैग को उतारते हैं। बैग उतारने में ड्राइवर मदद करता है। वो बच्ची अब भी गोद में है श्रीकांत के, एक हाथ से वो भी बैग खींच रहा और ड्राइवर भी। और इसके बाद वो ले जाकर एक पेड़ के नीचे उस बैग को रखते हैं। बैग को रखने के बाद अपने साथ वो पेट्रोल लेकर आए और उस बैग के ऊपर ही पेट्रोल डाल दिया और फिर आग लगा दी। जब उन्हें यकीन हो गया कि बैग और लाश दोनों बुरी तरह से जल चुकी है, तब वो वहाँ से वापस निकलते हैं। इस दौरान आग लगाते हुए भी वो बच्ची सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, जो सिर्फ 18 महीने की थी। बेशक श्रीकांत को ये भरोसा हो कि शायद उसे इतनी अकल नहीं कि ये क्या कुछ हो रहा, और इसीलिए उसने विटनेस बनने दिया। खैर, आग लगाने के बाद ये लोग वहाँ से निकल लेते हैं। श्रीकांत फिर रात घर आता है, सामान समेटता और बेटी को लेकर वो वहाँ से वापस चला जाता है। ड्राइवर के बयान के बाद अब पुलिस श्रीकांत को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ, टीमें इधर उधर भेजी गई, उसके घर भी भेजी गई। इस दौरान में माँ बाप का बयान लिया जाता है। तो माँ बाप बताते हैं कि 23 जून को उनकी आदत थी कि जब से ये लोग हैदराबाद से तिरुपति पहुँचे थे, तो भुवनेश्वरी के माँ बाप हर दिन शाम को या रात को एक बार उसे कॉल ज़रूर करते। उस शाम भी उन्होंने कॉल किया, भुवनेश्वरी ने उठाया नहीं। तब उन्होंने श्रीकांत को फ़ोन किया। श्रीकांत ने कहा कि भुवनेश्वरी को कोरोना हो गया था, और कोरोना के बाद जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसमें ये है कि उसको डेल्टा प्लस वेरिएंट की वो शिकार हो गई है, और अस्पताल में उसकी इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से मौत हो गई। चूँकि कोरोना का केस था, जो गाइडलाइंस है, कोरोना पेशेंट के पोस्टमार्टम नहीं होते, और ऐसे जो जिनके अंदर ये वायरस होता है उसको अकेले में अलग थलग ले जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो श्रीकांत ने अपने ससुराल वालों को बताया डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ये जो SVRR अस्पताल है, इनके लोगों ने खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया मेरी मौजूदगी में। घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो सकता है। फिर भी उन्हें लगा हालात ऐसे बहुत मुमकिन हो जाए, पर उन्हें शक था, और इसीलिए उन्होंने पुलिस पर रिपोर्ट लिखा दी। अब इसके बाद पुलिस श्रीकांत को ढूंढने की कोशिश करती है। मोबाइल उसका सर्वेलांस पे था कि कभी ऑन हो तो पकड़ा जाए, और आखिरकार श्रीकांत का मोबाइल ऑन होता है और उसका लोकेशन पता चल जाता है। इसके बाद अलीपिरी पुलिस जो तिरुपति की है वो वहाँ तक पहुँचती है, उसे गिरफ्तार करती है और अपने साथ लेकर तिरुपति आती है। तिरुपति आने के बाद अब उससे पूछताछ होती है कि पूरी कहानी है क्या, और तब श्रीकांत कहानी बताता है। कहानी कुल मिलाकर ये थी कि 2020 तक सब कुछ ठीक ठाक था। जब वो बेरोज़गार हुआ तो उसके बाद थोड़े से हालात बदले, पति पत्नी में लड़ाई शुरू हुई, इसीलिए वो हैदराबाद से तिरुपति आ गए। यहाँ आने के बाद उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया ऑनलाइन, चूँकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और करप्शन के ख़िलाफ़ ऐसे लोगों के, ऐसे अफसरों को जो करप्ट हैं उनके बारे में उसने डिटेल निकाली, और फिर एक तरह से उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेने लगा। ये बात उसकी वाइफ को जब पता चला तो उसने कहा कि ये लीगल है, गलत है, तुम फंस सकते हो, और इसको लेकर अब पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता। 23 जून को भी ऐसे ही हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें देख ली पत्नी ने श्रीकांत की कि उसने कहा कि मैंने तुम्हें बार बार आगाह किया है, तुम फिर वही हरकत कर रहे हो, पकड़े जाओगे। इस पे श्रीकांत भड़क गया और उसने पिटाई शुरू कर दी अपनी पत्नी की। इस पिटाई के दौरान गुस्से में उसने इतना मारा कि उसे लगा कि शायद ये मर गई है। फिर उसे डाउट हुआ कि अगर ये ज़िंदा है तो कुछ हो सकता है। फिर उसने उसका गला घोट दिया। और ये सब कुछ जब लड़ाई हो रही थी और वो जब मार रहा था अपनी पत्नी को, 18 महीने की वो बच्ची उसी कमरे में मौजूद थी। ये पहली बार थी जब उसकी बेटी 18 महीने की मासूम एक तरह से विटनेस थी अपनी ही माँ के कत्ल की। अब कत्ल हो गया और चूँकि अचानक हुआ, पहले से प्लानिंग थी नहीं, तो अब श्रीकांत को लगा कि आगे क्या करें, लाश को कैसे ठिकाने लगाएं, दुनिया को क्या बताएं। तब उसके दिमाग में ये आइडिया आया। इसके बाद वो घर से बाहर निकलता है। उसके अपार्टमेंट के करीब ही एक रिलायंस मॉर्ट है, वहाँ से एक लाल रंग का बैग खरीदता है, बड़े साइज़ का। एक टैक्सी में उस बैग को रखता है
बेटी को ये साथ लेकर गया था। कत्ल के बाद अपनी पत्नी की लाश को ये कमरे में रखकर बाहर से ताला लगाकर अपनी बेटी को साथ ले जाता है। बैग लेकर फिर ये वापस आता है। तो ये जो तस्वीर है, जो सीसीटीवी कैमरा जिसमें बैग वो आसानी से खींच रहा है, ये उस वक्त की है जब ये मार्केट से बैग खरीद कर लेकर आया। इसके बाद लिफ्ट के ज़रिए अपनी बेटी के साथ ये ऊपर जाता है। कमरे में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि अब उस बैग में उसकी वाइफ की लाश को ठूंसना था एक तरह से। अब ये अभी तक पता नहीं चला है कि उस बैग में उसकी वाइफ की लाश क्या उसने मोड़ कर रखी, ठूंस कर रखी, जबरन किया, या उसके हाथ पैर तोड़े या कुछ और किया। ये अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। खैर, उसने पूरा बैग में लाश को पैक किया। उसके बाद तब तक उसकी बेटी घर के बाहर ही खेल रही थी। एक सीसीटीवी कैमरे में आपको वो भी दिखेगा। और उसके बाद वो लिफ्ट तक उस बैग को घसीट के लाता है, फिर अपनी बेटी को गोद में लेता है, फिर लिफ्ट से नीचे उतरता है। पहले से ही उसने टैक्सी वाले को फ़ोन कर दिया था, टैक्सी नीचे इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद उस बैग को डिक्की में रखता है और फिर ले जाकर उसी अस्पताल के आसपास पेट्रोल से टैक्सी ड्राइवर की मदद से आग लगा देता है। अब यहाँ सवाल ये था कि एक बैग में लाश रखकर वो एक सरकारी अस्पताल के करीब जाने का रिस्क क्यों लेगा। तो उसके दिमाग में ये आइडिया था, चूँकि वो एक पढ़ा लिखा था, उसे मालूम था कोरोना क्या है, डेल्टा वेरिएंट प्लस क्या है, किस तरीके से ऐसे पेशेंट की जो मौत होती है उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, ये सारी चीज़ें उसे पता थी। तो ये उसे मालूम था कि अगर ये कहानी सुनाएं अगर अपने ससुराल वालों को कि वो कोरोना की पेशेंट थी, डेल्टा वेरिएंट था, सरकारी अस्पताल में ले गए, तो शायद लोग यकीन करेंगे। और इसीलिए वो उसी अस्पताल के करीब एक उसने सुनसान जगह चुनी और जहाँ ले जाकर फिर उसने लाश को जला दी। उससे पहले ही पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर चुकी थी। वो इकरार कर चुका था जुर्म का। बाद में श्रीकांत भी गिरफ्तार हो गया और उसके पास भी कोई चारा बचा नहीं था अपना जुर्म कबूल करने के अलावा। उसने भी कन्फेस किया कि हाँ, उसी ने अपनी पत्नी भुवनेश्वरी का कत्ल किया है। फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। पुलिस बाकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और अफसोसनाक सबसे पहलू इस कहानी का ये है कि एक 18 महीने की बच्ची जिसकी आंखों के सामने उसकी माँ का कत्ल हुआ, बाप ने कत्ल किया, और अब वही बाप शायद उम्र भर सलाखों के पीछे हो जो उसने कर्म किया है। तो माँ का साया भी उसके सर से छिन गया, बाप भी लगभग अब उससे दूर हो गया। फिलहाल वो अपनी नानी और नाना के पास है। लेकिन एक गलती ने कम से कम इस बच्चे की दुनिया को उजाड़ दिया और माँ बाप दोनों का साया उससे छीन लिया। तो ये थी वो अफसोसनाक कहानी जो फिर एक बार कोरोना और इसके कहर के बीच में तमाम चीज़ें हमने देखी। लेकिन बहुत सारे शातिर दिमाग इसमें भी मौका ढूंढ लेते हैं क्राइम करने का, क्राइम से बचने का। तो शायद ये वही कहानी थी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।